Welcome student. Today we are going to start the topic types of network and some network devices and technologies. So if we talk about the type of network, then there are four basic type of network. और भी कई सारे नेटवर्क टाइप होते हैं, लेकिन इनमें से ये जो चार हैं ये सबसे ब्रॉड कैटेगरीज है हमारे नेटवर्क की। लैन, मैन, वैन, पैन। और भी होता है जैसे कैन होता है। तो लैन की अगर हम बात करें, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। Local area network is used when two or more computers or peripheral devices are connected with a small area like a room, office, building or a campus. जैसे अगर हम एक स्मॉल एरिया में कोई नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपने अपने घर में ही दो कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया, ये लैन के एग्जाम्पल में आएगा। अगर आपका स्कूल है, जैसे हमारे स्कूल में हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे कंप्यूटर हैं और सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी एक लैन नेटवर्क है। तो विद इन अ किलोमीटर अगर कुछ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं with the help of some network topology and technology, so that is termed as local area network. The maximum range of LAN can be 10 kilometers. The number of computers in LAN varies from 2 to 1000 and the hardware as well as software resources are shared through LAN. तो लोकल एरिया नेटवर्क में हम 2 से लेके 1000 कंप्यूटर तक जोड़ सकते हैं। मैक्सिमम इसका रेंज होता है 10 किलोमीटर्स, लेकिन ये थ्रेश होल्ड है। हम प्रयास ये करते हैं कि विद इन सराउंडिंग्स हम लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करें, क्योंकि जैसे जैसे जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जब लैन बनाया जाता है तो हम कॉस्ट को उतना ज़्यादा हायर साइड पे नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाया जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें स्पीड में ड्रास्टिक चेंज मिलता है जैसे हम डिस्टेंसेस में आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए विद इन अ किलोमीटर और विद इन 2 बिल्डिंग और विद इन अ कैंपस वी यूज़ दिस काइंड ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे लैन का यूज़ करके हम अपने रिसोर्सेज को, अपना डेटा, इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, आप इससे देख सकते हो कि देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ अ लैन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। 4 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज 2 और मोर कंप्यूटर। एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 कंप्यूटर टू मेक आर नेटवर्क। सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे हम कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमें चाहिए रहता है, जिसके आधार पे हम कम्युनिकेट करते हैं, हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं। एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स एट्सेट्रा दैट मे बी शेयर्ड थ्रू आउट द नेटवर्क and cables to connect the computer. This is optional. अगर हम चाहें तो वाईफाई नेटवर्क भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम वायर्ड नेटवर्क की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ केबल्स होने चाहिए। ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द नेचर ऑफ यूज़, और उससे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें। तो दिस इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। Now the second one is metropolitan area network. So metropolitan area network is much larger than a LAN setup and is spread across a city. Since it can cover an entire city, it is called metropolitan area network or MAN. The most common example of MAN type network is on our daily life cable television network. The main purpose of MAN is also to share hardware and resources, and the maximum range can be 50 kilometers.
तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क होता है और ये 50 किलोमीटर्स तक का एरिया स्पैन कर सकता है। एग्जाम्पल केबल टीवी नेटवर्क की अगर हम बात करें, जैसे आज के डेट में तो सब लोग मैक्सिमम D2H और डिश टीवी और वीडियोकॉन D2H इनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले केबल टीवी यूज़ किया जाता था। और आज भी जैसे हमारे गोरखपुर में डेन एक कंपनी है जो अभी भी केबल टीवी नेटवर्क प्रोवाइड करती है और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस देती है, तो वो डोर टू डोर वायर्स लेके जाती है कोएक्सियल केबल्स से हमारे टेलीविज़न्स में वो इंटरनेट एक्सेस और टीवी नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केसेस में होता ये है कि जो नेटवर्क है वो एक सिटी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 बिल्डिंग्स हैं, 3-4 बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं एटसेट्रा, एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विथ वायर्स एंड दिस फॉर्म्स metropolitan area network. Then after we are having wide area network. So wide area network comes into the picture when we have 2 or more computers located at far away places linked by communication facilities like telecommunication or satellite signal. तो वाइड एरिया नेटवर्क तब हम बोलते हैं किसी नेटवर्क को जब बहुत दूर के कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों और ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूज़ करते हैं, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करें या मोबाइल नेटवर्क का यूज़ करें या सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करें और उसके आधार पे कनेक्ट हो। जैसे आपके गोरखपुर का अगर कोई कंप्यूटर जुड़ रहा है लखनऊ के कंप्यूटर से या इवन दिल्ली के कंप्यूटर से और किसी अब्रॉड किसी फॉरेन कंट्री के कंप्यूटर से, तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इन आवर डेली लाइफ इज़ इंटरनेट, विच इज़ जनरली यूज्ड इन हाउस, schools, bank and private and public sectors. The main characteristics of WAN is to require a public telecommunication media to transfer data. See, this is the diagram which shows the example of wide area network. There are different local area networks, and all local area networks are connected with the internet, or we can call wide area network. Now personal area network, that is PAN. PAN भी एक एग्जाम्पल है LAN का ही, एक स्पेशल केस है जहाँ पे LAN को हम PAN रेफ़र करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, एक आदमी के लिए ऐसा नेटवर्क बनाया जाता है। It consists of desktop, laptop, a mobile phone and handheld computing devices such as PC or a smartphone. You can use these network to transfer files including email, calendar appointment, digital photos and music. Personal area network greatly cover a range of less than 10 meters, that means about 30 feet. जैसे अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आपने क्या किया, आपके पास 2 लैपटॉप है, उसको आपने जोड़ लिया, ये पैन है। आपने अपना मोबाइल फ़ोन दूसरे मोबाइल फ़ोन से जोड़ लिया और शेयरिट से या किसी सॉफ्टवेयर से डेटा ट्रांसफ़र करने लगे, दिस इज़ आल्सो पैन। अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन अपने कंप्यूटर से जोड़ लिया और डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये भी पैन का एग्जांपल है। तो यही है हमारा लैन, मैन, वैन एंड पैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है अगर हम कहीं के भी डिवाइसेस को कहीं से भी कनेक्ट करते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे अगर हम यूपी से दिल्ली में कनेक्ट करें, वाइड एरिया नेटवर्क है। यूपी से कन्याकुमारी में कनेक्ट करें, वाइड एरिया नेटवर्क है। इंडिया से अगर हम अमेरिका में कनेक्ट करें, वाइड एरिया नेटवर्क है। या अर्थ से हम किसी और
स्टेशन पे या किसी और ग्रह पे भी अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो भी ये वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क कंपोनेंट्स। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अंडर नेटवर्क कंपोनेंट इज सर्वर। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्वर और एक क्लाइंट। इफ़ वी टॉक अबाउट अ कंप्यूटर नेटवर्क, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, होमोजीनियस आर्किटेक्चर एंड हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चर। इन होमोजीनियस आर्किटेक्चर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सेम टाइप के और सेम लेवल पे होंगे। मतलब अगर हम 10 पर्सनल कंप्यूटर को मिला के एक नेटवर्क बना दें और सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे होमोजीनियस नेटवर्क। जैसे तुम्हारे अगर 10 फ्रेंड्स हैं, वो एक साथ मिले और मिल के अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस के केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस नेटवर्क। जैसे अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हैं और आपके साथ कोई टीचर जा रहा है, तो ये एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस का, कि वहाँ पे जो आपका टीचर है वो आपका सुपीरियर है एंड ही कैन कंट्रोल ऑल ऑफ यू। A server is a powerful computer with high speed and gate processing capability. There can be multiple servers in a computer network. Servers can link other computers or electronic devices together to provide important services to both private and public users. For example, when you enter a query in a search engine, the query is sent from your computer over the internet to the server that store all the relevant web pages. The results are then sent back to the server to your computer. It is always advisable to have servers with dedicated functionality. तो देखो सर्वर पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्पीड फास्ट होती है, जिनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी फास्ट होती है, और जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं वो अगर कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर उनके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि अगर हमको कोई चीज़ सर्च करनी है तो पहले हम अपना इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और फिर किसी सर्च इंजन पे जाके, जैसे गूगल पे जाके हम अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और हमें रिलेवेंट वेब पेजेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल क्या है, सर्वर है, और हम जिस डिवाइस से हम सर्च कर रहे हैं वो क्लाइंट है। अब सर्वर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेडिकेटेड सर्वर और एक होता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर सबसे बेस्ट केस होता है। यहाँ पे जो कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है, उसका एक ही काम है सर्वर फैसिलिटी रन करना और क्लाइंट के जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको मैनेज करना। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर ऐसे सर्वर्स होते हैं जहाँ पे सिंपल कंप्यूटर को डेवलप कर दिया जाता है और वो सर्वर जैसे काम करने लगते हैं, लेकिन हाँ उसमें हम क्लाइंट वाले भी काम कर सकते हैं। जैसे आपके लैब में अगर 10 कंप्यूटर हो, मान लो एक कंप्यूटर को हम एक सर्वर बना दें तो वो भी पर्सनल कंप्यूटर ही होगा, तो वो बाकी कंप्यूटर्स जैसे ही होगा लेकिन वो सर्वर फैसिलिटी भी अचीव कराएगा। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं नॉन डेडिकेटेड सर्वर। तो जहाँ पे कॉस्ट की रिक्वायरमेंट मतलब कॉस्ट सेविंग की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे केसेस में हम नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट। सी क्लाइंट is a computer system which uses a network to access remote service from the server. It can access all the application information from the main server. A client is known as a node. तो क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है या जो रिसोर्सेज सर्वर से लगे हैं उनको एक्सेस करता है बाय द यूज़ ऑफ नेटवर्क, और उसके लिए ये रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसके आधार पे ये वर्क करते हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर हैं वो सारे एग्जांपल हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स के। देन आफ्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ अ कार्ड और इज़ अ चिप दैट इनेबल आवर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। दैट मीन्स दिस चिप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग आवर कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर।
तो it is a small piece of computer hardware which facilitates the communication between different computers over a network. The NIC identifies every single node in a network by providing a unique physical address to it. This address is stored on a chip which is mounted on the card. तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके द्वारा आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, MAC एड्रेस। MAC स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो मैक एड्रेस एक 6 बाइट का एड्रेस होता है जहाँ पे 3 जो स्टार्टिंग बाइट्स होती हैं वो मैन्युफैक्चरर आईडी होती हैं और लास्ट की जो 3 होती हैं वो डिवाइस कोड होता है, जिसके आधार पे हम हर एक डिवाइस को फिज़िकली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये IP एड्रेस जैसा ही होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ कनेक्शन। तो कंप्यूटर्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ both hardware and software technology which is used to interconnect individual devices on a network such as optical fiber or ethernet cable or wireless LAN. All the node in a network are connected through basic hardware components such as NIC, bridge, hub, switch, router etc. तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो नेटवर्क डिवाइस हम यहाँ यूज़ करते हैं वो है मॉडम। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब देखो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता क्या है कि जैसे अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली हम केबल से जोड़ दें तो ऐसे केसेस में हमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है और हम इंटरनेट अवेल करना चाहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट्स पे मतलब डिजिटल डेटा पे 1010 पे काम करता है और जो हमारा सेलुलर नेटवर्क है ये एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है। तो अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारा डिजिटल डेटा किस तरीके से डिजिटल फॉर्म में सर्वर तक पहुँचे, लेकिन रास्ते में तो हमें एनालॉग सिग्नल्स में ही जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर डिजिटल डेटा कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म एंड देन सेंट टू द सर्वर एंड व्हेन द सर्वर रिसीव्स इट इज़ कन्वर्टेड बैक टू द डिजिटल फॉर्म। दैट मीन्स एनालॉग से फिर डिजिटल फॉर्म में चेंज होता है एंड देन सर्वर रिस्पॉन्ड एंड वॉइस वर्सा। जैसे सर्वर फिर से कम्युनिकेट करना चाहेगा क्लाइंट से, हमारे मोबाइल से या हमारे कंप्यूटर से, तो यही प्रोसेस दोबारा से होगा। तो कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और वो डिवाइस जो ये दोनों कैपेबिलिटी होल्ड करती है, दैट मीन्स वो मॉड्यूलेशन भी कर सके और डीमॉड्यूलेशन भी कर सके, दैट इज़ नोन एज मॉडम। तो अ मॉडम इनेबल यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन. It converts the digital signal of a computer into analog signal to enable their transmission via phone line, and at the destination the receiving modem further convert the analog signal to digital signal so that the data can be understood by the receiving end. Modem are available in two categories, internal and external modem. Internal modem जो कंप्यूटर के अंदर लगे रहते हैं और एक्सटर्नल मॉडम जो हमें बाहर से लगाने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हब। तो हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस डायरेक्टली टू द नेटवर्क बाय यूजिंग केबल्स। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केबल का यूज़ करके हम कई सारे अलग अलग डिवाइसेस को इससे जोड़ सकते हैं। ईच कनेक्शन इज़ कॉल्ड पोर्ट. The connection are established using fiber optical cable or any other type of cable. When the hub receives data at one of its point, it distributes the data to other ports in the network. Typically, a hub sends all data it receives to all connected ports. अब ये इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है।
डिसएडवांटेज इसलिए है कि अगर वो एक इंड पे डेटा रिसीव कर रहा है तो उसको ये सारे के सारे इंड्स पे डेटा को सेंड कर देगा, जिससे क्या होगा कि डेटा सभी कंप्यूटर्स पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है या सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि अगर हम सिक्योरली कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के पास डेटा भेजना चाहते हैं तो हम नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वो डेटा हर एक कंप्यूटर के पास भेज दिया जाएगा अगर वो हब से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नेटवर्क डिवाइस स्विच यूज़ करते हैं। तो स्विच एक स्मार्ट हब बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं स्विच इज़ अ स्मार्ट हब। अब देखो, हब दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव हब वो हब होते हैं जो डेटा रिसीव करते हैं और दूसरे कंप्यूटर्स तक भेजने से पहले उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करते हैं मतलब उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके। और पैसिव हब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो जैसा डेटा मिला वैसे ही वो रिपीट कर देते हैं। नाउ स्विच की बात करें तो स्विच कंटेन्स मेनी पोर्ट्स टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट। दे आर सिमिलर टू हब but offer greater performance. When a network contains a large number of devices, switches are needed instead of hub to make sure the communication between devices not slows down. Unlike hub, a switch is aware of the address assigned to each of its port and sends the incoming data it receives only to the correct port. तो पहला बेनिफिट इसका ये है कि ये नेटवर्क स्पीड को बूस्ट करता है, उसको कम नहीं होने देता है। और दूसरा, जितने भी डिवाइसेस हमारे स्विच से जुड़ी होती हैं उन सब का इसके पास एड्रेस होता है। कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी के पास डेटा भेजना चाहता है तो डेटा के ए से बी के पास ही जाएगा, और बाकी जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं दे कैन नॉट एक्सेस दोज डेटा और इंफॉर्मेशन। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्विच। अगला है हमारा रिपीटर। तो देखो, रिपीटर एक डिवाइस है। देखो, दो एक्चुअल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफायर और रिपीटर। तो एम्पलीफायर पहले यूज़ करते थे। एम्पलीफायर का काम क्या था कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करके बढ़ा देना। लेकिन अगर मान लो हमारा सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो गया या नॉइज़ आ गई, तो अगर एम्पलीफाई करेंगे तो जो डिस्टॉर्शन है वो भी एम्पलीफाई हो जाता था। तो उससे बचने के लिए रिपीटर लाया गया। तो रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को पहले रिसीव करता है, उस डेटा को फ़िल्टर करेगा, मतलब रिसीव्ड डेटा को पहले फ़िल्टर करता है और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है उसको दोबारा से रीजनरेट करता है और आगे सेंड कर देता है। तो अ रिपीटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस यूज टू रीजनरेट अ सिग्नल. It receives electronic signal, cleans them and retransmit them. Signal tend to distort when transmitted over a long distance. Repeaters are needed so that the signal can travel longer distance with the same strength or even a higher power. अगला है हमारा रूटर। तो देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ है रूटर, ये हम लैन में और वैन में सब में यूज़ करते हैं। तो अ रूटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जैसे मान लो हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है और एक वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट, और लोकल एरिया नेटवर्क जैसे हमने पहले फॉर्म करके रखा हुआ है। तो जैसे मान लो हमारा लैब का नेटवर्क है, हम चाहते हैं कि लैब के सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट यूज़ किया जा सके, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें रूटर की आवश्यकता होगी। It plays a vital role in controlling and the traffic and keeping the network efficient. It chooses the best route of data packet to transmit at the receiver's end. तो देखो, ये स्विच जैसा ही होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्विच, क्योंकि अगर नेटवर्क में कई सारे पाथ हैं डेटा को सेंड करने के, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे मतलब कह लो फास्टेस्ट पाथ फाइंड करता है और उधर से डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा डेटा है वो फास्ट ट्रैवल करता है और रिसीवर एंड तक जल्दी पहुंचता है। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। तो देखो, गेटवे समझने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था। अलग अलग टाइप की डिवाइसेस अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ करती है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है तो ये WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है। अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे TCP/IP
और HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम दो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क सिस्टम्स की बात करें और उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहें तो ऐसे केसेस में हम गेटवे का यूज़ करते हैं। तो अ गेटवे इज़ अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज entrance to another network using different protocol, thereby giving us freedom and convenience to enjoy online। तो दो डिफरेंट जो नेटवर्क पॉइंट हैं जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन करना हो तो हम गेटवे का यूज़ करते हैं। इट अलाउज अस टू कैरी आउट वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज सच एज सेंडिंग ईमेल, ब्राउजिंग थ्रू वेब पेजेस, बाइंग सेलिंग ऑनलाइन एंड मेनी मोर। It is a shared connection between a local network and a large system, that is WAN. It basically works as the messenger agent that takes data from one system, interpret it and transfer into another system. It is also called packet converter। मतलब ये एक सिस्टम एक प्रोटोकॉल से डेटा को लेता है और उसको कन्वर्ट करके दूसरे प्रोटोकॉल के सिस्टम्स में भेज देता है। जैसे मोबाइल से हम डेस्कटॉप सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारा जो डेटा है उसको ये लेगा, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या डेडिकेटेड कंप्यूटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और आगे प्रोसेस करेगा। फिर अगर डेटा वहाँ से आता है तो फिर इसका रिवर्स प्रोसेस ये अचीव करेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रिज। अब देखो ब्रिज तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हों। तो जैसे मान लीजिए हमने लैन नेटवर्क बनाया है अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल में हमने लैन नेटवर्क्स बनाए। तो अगर मान लो हमने 4 डिफरेंट लाइन सेगमेंट बनाए, प्रोटोकॉल टोपोलॉजी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। तो अगर हम लैन सेगमेंट बनाते हैं और जैसे मान लो एक जगह पे हमने बस टोपोलॉजी यूज़ किया, दूसरी जगह पे हमने रिंग टोपोलॉजी यूज़ किया, तीसरी जगह पे हमने स्टार टोपोलॉजी यूज़ किया। अब इन सारे डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट को हमें जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाना है तो ऐसे केसेस में हम ब्रिज यूज़ करेंगे। तो देखो ब्रिज का 2 काम है, एक तो डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को जोड़ना और दूसरा जो इसका काम है वो डेटा की डिलीवरी को बूस्टअप करना और नेटवर्क कंजेशन को कम करना। तो a bridge is a repeater with an add-on facility of filtering content by reading the address of source and destination. It is used to interconnect two LAN working on the same protocol and provide communication between them. It also prevents unnecessary traffic from entering the network and reduces congestion। अब देखो इसको ऐसे आप समझ सकते हो नेटवर्क कंजेशन को ये कैसे दूर करेगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये अगर ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस कंप्यूटर से तो ऐसे केस में होगा ये कि ये इस तरीके से जाएगा ब्रिज पे और ब्रिज से यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जिस कंप्यूटर से ये कनेक्ट करना चाहता है उसका एड्रेस ब्रिज के दूसरे साइड है या नहीं। अगर दूसरे साइड है तो उसको जाने की परमिशन मिलेगी और फिर वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस लैपटॉप से, तो ऐसे केस में अगर ये ब्रिज तक जाए तो ये ब्रिज देखेगा कि जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर से ये कनेक्ट करना चाहता है वो ब्रिज के इसी साइड है, तो ये फिर इसको इसी साइड भेज देगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ब्रिज वो तभी क्रॉस करेगा डेटा जब ब्रिज के दूसरी साइड हमें कनेक्ट करना हो। तो इससे अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है अगर एक ही लैन सेगमेंट में है तो वहीं पे रहेगा, ये इससे बाहर तभी जाएगा जब जो दूसरा कंप्यूटर है वो दूसरे मतलब लैन सेगमेंट में हो। तो उससे अलग अलग लैन सेगमेंट एक दूसरे से आइसोलेटेड रहते हैं और जो हमारी स्पीड है या नेटवर्क कंजेशन है उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम। तो अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो तरीका है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
तो satellite plays a very significant role in modern day communication. It creates a communication channel between a source transmitter and receiver at different location on earth. The ground station will help of this antenna send signal to satellite. It amplifies the received signal and send it back to the ground station for relay. Communication satellite uses different signal like microwave, digital and analog signal. जैसे अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड स्टेशन है वहाँ से सिग्नल को हम सेंड करते हैं सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट उस डेटा को एम्पलीफाई करके अलग अलग ग्राउंड स्टेशन पे भेज देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम अर्थ के ऐसे लोकेशंस को भी एक्सेस कर लेते हैं जो फार अपार्ट हैं, और ये बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन मेथड होता है। नेक्स्ट है हमारा वाईमैक्स। तो वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस. It is a telecommunication protocol that provides fixed and mobile internet services. WiMAX requires a tower called WiMAX base station that is connected to the internet using a standard wire speed connection, high speed connection. The connectivity between the tower and end user is provided through microwave link. तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस इज़ द टावर, ये टावर है, और अलग अलग जो हमारे डिफरेंट नेटवर्क कंपोनेंट हैं उनको हमने क्या किया, इसी टावर के थ्रू जोड़ दिया। अब ये जो हमारा टावर है ये फर्दर जुड़ा हुआ है आगे चल के इंटरनेट से विद द हेल्प ऑफ सम मीन्स और सम नेटवर्क। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क वाईमैक्स, और इट इज़ आल्सो अ वेरी फास्ट नेटवर्क। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि माइक्रोवेव इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी बीम्स ऑफ रेडियो वेव टू प्रोवाइड हाई स्पीड सिग्नल ट्रांसमिशन that can send and receive voice, video and data information. Although the transmission is fast, but it is limited to line of sight transmission. तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि अगर डेटा एक जगह से सेंड किया जा रहा है तो रिसीवर भी एकदम इन लाइन होना चाहिए, तभी जाके जो कम्युनिकेशन है वो अचीव हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी रिसीवर हिल गया या रिसीवर एंटीना हिल गया तो जो डेटा है वो नहीं पहुंचेगा। और दूसरा इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये एटमॉस्फेयर पे भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेयर हमारा वेट वेदर कंडीशंस हैं या बारिश हो रही है तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव इज़ अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम दैट डिस्ट्रीब्यूट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर. Radio waves are widely used as signal on radio communication. A transmitter is used to send the broadcast signal and receiver is needed to accept the signal. Radio waves have lower frequency and longer wavelength. Radio waves can have frequency range from 300 GHz to 30 Hz. तो रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल करते हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें ट्रैवल करते हैं, ये लाइन ऑफ साइट नहीं होता है। जैसे एक जगह अर्थ स्टेशन से अगर हम रिले करें तो 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में हर तरफ रेडियो सिग्नल्स को यूज़ किया जा सकता है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 GHz से लेके 30 हर्ट्ज तक होती है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन की। तो पहला है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ का पहले ये जानो ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा। तो ये एक किंग के ऑनर में इसका नाम दिया गया है, जिनका नाम था किंग हेरल्ड। ये डेनमार्क के किंग थे और इन्होंने बिना लड़ाई किए बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ के एक बड़ी कंट्री बना दी थी। अब इनका नाम भी ब्लूटूथ पड़ा, उसके पीछे की भी कहानी है। ये बहुत ज़्यादा ब्लूबेरी खाते थे जिससे इनका दांत नीला पड़ गया था, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज ब्लूटूथ। एंड इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं वो भी यही काम करता है। विदाउट फिजिकल कनेक्शन इट कैन कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज लो पावर्ड रेडियो वेव्स टू कनेक्ट electronic devices wirelessly. It allows users to talk and share information like voice, music, video, etc.
It establishes short range communication between phone, computer and other network devices. It is mainly used for personal area network with a transmission range of 10 to 240 meters. अगला है हमारा इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर डिस्टेंस. इट यूजेस to exchange information between computer, cellular phone and faxes by emitting infrared waves through infrared LED. Infrared communication can take place between two devices at a time. केवल दो डिवाइस के बीच में ही हम ये कनेक्शन बना सकते हैं. Infrared network signal cannot penetrate wall or other obstruction and work only in direct line of sight. सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं हम टेलीविजन्स में. टेलीविज़न के जो रिमोट होते हैं, ये रिमोट कंट्रोल्स इंफ्रारेड सिग्नल्स का ही यूज़ करते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए. नाउ अगला है हमारा वाईफाई. तो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी. अब इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा. इट क्रिएट अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन. अ सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट वायरलेस connection is established between the electronic devices and the internet by using this technology. हम अपने मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करके भी हम वाईफाई नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं और दूसरे डिवाइसेस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं. द डिवाइस रिक्वायर्स अ वायरलेस एडॉप्टर कनेक्टेड टू देम टू कैप्चर द वाईफाई सिग्नल. अब देखो ये मतलब फॉलोइंग एडवांटेजेस इसमें हैं. पहला है वाईफाई हैज़ रिप्लेस द वायर्ड medium completely and can be used to connect the internet anywhere and anytime. दूसरा, it is relatively inexpensive and can also be accessed at places where cable cannot be installed. ऐसे जगह जहाँ पे हम केबल नहीं बिछा सकते हैं वैसे वहाँ पे भी हम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं. एंड वन कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस थ्रू वाईफाई. एक वाईफाई से हम कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. और इसके लिमिटेशंस क्या हैं? अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो पहला लिमिटेशन है इट हैज़ हायर पावर कंजप्शन. बहुत ही पावर कंजप्शन होता है. आप मोबाइल फ़ोन में भी देखे होंगे कि हम वाईफाई ऑन कर देते हैं तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है. इट इज़ स्लोअर दैन वायर्ड मीडियम. ये वायर्ड मीडियम से स्लो होता है. एंड द ट्रांसमिशन ब्रेक्स डाउन व्हेन देयर इज़ नॉइज इंटरफियरेंस. अगर नॉइज इंटरफियरेंस होता है या सिग्नल किसी कारण से रोकी जा रही है तो यहाँ पे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और ट्रांसमिशन हमारी ब्रेक हो जाती है. तो ये हमारे नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड प्लीज़ read all the topics. I will provide the notes too with this video. Thank you.